Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. So guys, welcome back your class and now this is your Vijay here और क्लास दोस्तों 12th क्लास का चैप्टर 3 है ये हिस्ट्री का और चैप्टर का नाम है किंगशिप कास्ट एंड क्लास, जिसे आप हिंदी में बंधुत्व जाति और वर्ग बोलते हैं। बहुत ही इनक्रेडिबल चैप्टर है ये और इस चैप्टर के हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के आपको बताए जाएंगे और मुझे लगता है कि सच में ये चैप्टर को याद करना एक महाभारत जैसा ही है। हालांकि उस महाभारत बेस्ड स्टोरी से ही रिलेटेड बहुत कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस बताए हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन से रिलेटेड आप बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे इसमें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं देन सब्सक्राइब आवर चैनल, आपको बहुत कुछ जानने को मिलता रहेगा। और साथ में अगर आप क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एमसीक्यू वीडियो के साथ देखना चाहते हैं, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, हम आपके लिए वो भी लेके आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट, वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि मनुस्मृति जो थी वो संकलन कब हुई थी, दैट मीन्स बनी कब थी। देखो मनुस्मृति सही मायने में बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि मनुस्मृति क्या है, तो मैंने उसमें ये भी एक्सप्लेन करा है। क्वेश्चन की जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है उसकी एक्सप्लेनेशन आपके साथ में आपको मिलेगी। तो पहले का आंसर जो मनुस्मृति बताते हैं लोग, वो बताते हैं कि लगभग 200 बीसी से लेके 200 एडी के टाइम पीरियड में इस मनुस्मृति को बनाया गया था और इसीलिए इसका सही आंसर जो है वो 4th है। अगर आप देखेंगे ये क्या कहते हैं जो टेक्स्ट है वो संस्कृत में लिखा गया था और वीरियसली डेटेड ऑन दिस बताया कि 2nd सेंचुरी बीसी से लेके 3rd सेंचुरी एडी के टाइम सी यानी कि एडी के टाइम पीरियड में इसको उस टाइम पीरियड पे बनाया गया था। बनाने वाले जो व्यक्ति थे मनु थे, उनको दूसरे इस नाम से भी पुकारा जाता था। असल में ये पूरी तरीके से धर्म के टॉपिक्स को कवर करता था, जैसे कि उनकी ड्यूटीज़ क्या होंगे, उनके कर्तव्य क्या होंगे, किस अकॉर्डिंग वो लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगे, यानी कि साम्राज्य चलाया जाएगा। एक तरीके का संविधान मान सकते हैं जो अर्ली टाइम पीरियड पे उस समय पे मनुस्मृति के द्वारा लिखा गया था। मनु एक व्यक्ति था जिन्होंने बताया था कि किस तरीके से ड्यूटीज़, कल्चर, लॉ एंड रेगुलेशन जो होनी चाहिए और 200 बीसी के टाइम पीरियड में किस तरीके के होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर अगर 2nd की बात कर ले कि वर्ण व्यवस्था के अंदर कुल कितने वर्ण थे। अब ये वर्ण के बारे में बच्चों को नहीं पता, इसे वर्णांश भी बोला जाता है। अब बच्चों ने अगर ये वीडियो नहीं देखी है तो भाई मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले इस चैप्टर की वीडियो देखिए, जब जाके आपको समझ में आएगा कि वर्ण व्यवस्था के बारे में कितना डीपली समझाया गया है वर्ण व्यवस्था को। और उस वीडियो के अंदर हमने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करा हुआ है। वर्ण व्यवस्था के अंदर अभी तक बताया गया है कि कुल 4 प्रकार के वर्ण हैं, दैट इज़ वाई इसका आंसर जो है वो 4 है। अब वो 4 वर्ण के हिसाब से काम काजों को भी बांटा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सबका काम अलग अलग है। ये वर्ण व्यवस्थाएं सबसे शुरुआत में बनाई गई थी पहले और बाद में फिर हमने जातियां बनाई, फिर कास्ट बनाया, बहुत कुछ बनाया। लेकिन अर्ली टाइम पीरियड पे जिस समय पे कह सकते हैं कि शुरुआती समय में हमारा भारत जो था जिस चीज़ से बिलोंग करता था तो उसमें वर्ण व्यवस्था का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप कौन सी वर्ण व्यवस्था से आते हैं। आप पंडितों से पूछेंगे तो वो आपके कर्मों के हिसाब से बताएंगे कि आप किस वर्ण व्यवस्था के अंदर आते हैं। जैसे ब्राह्मणों का काम था पूजा करना, उसके साथ साथ शिक्षा प्राप्त करना। क्षत्रियों का काम था युद्ध लड़ना, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें करना। वैश्यों का काम था कृषि का काम करना, व्यापार करना। और शूद्रों का काम था इन तीनों वर्गों की मजदूरी करना। तो इसीलिए तीनों का काम अलग अलग, चारों का काम अलग अलग है और वर्ण व्यवस्थाएं 4 प्रकार की होती हैं और अभी भी 4 प्रकार की हैं। जिसकी वर्ण व्यवस्था का पता नहीं है वो बाद में जातियों के नाम से पुकारे गए थे। सो दैट इज़ वाई इसका आंसर जो है वो 2nd है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर ले भाई, मेरठ के अंदर हस्तिनापुर की खुदाई शुरू हुई थी और शुरू कब हुई थी। हस्तिनापुर मेरठ में पाया गया था, एक्सकवेशन हुआ था, उसका एक्सकवेशन कब हुआ था वो आपको बताना है। और मैं ये तो कह सकता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जैसे कि 2nd की बात कर ले, यहाँ पे गलती छोटी सी हो गई है भाई, यहाँ पे 1 2 3
होना था, 4 होना था, ठीक है। 4 ऑप्शन है, लेकिन उसका सही सेकंड आंसर बिल्कुल सही है कि 1951 से लेके 52 की उसमें इसकी शुरुआत करी गई थी हस्तिनापुर की। हस्तिनापुर फेमस क्यों है? हस्तिनापुर फेमस इसलिए कि महाभारत जो था वो हस्तिनापुर के अंदर ही हुआ था, और ये जो हस्तिनापुर था ये कौरवों का और पांडव का कैपिटल माना जाता है। हस्तिनापुर जो है करंटली अभी मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर है, और हस्तिनापुर एक ऐसी प्लेस थी जहाँ पे युधिष्ठिर ने अपने सारे भाइयों को जुओं में हरा दिया था, है ना। तो ये इसलिए फेमस था, और तो इस तरीके से इसका आंसर जो है वो सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर ले, विच वॉज द सेक्रेड टेक्सेस ऑफ बुद्धिज्म। सेक्रेड दैट मीन्स पवित्र ग्रंथ, यानी कि बुद्धिज्म के पवित्र ग्रंथ कौन से हैं जिस हिसाब से बुद्धिज्म चलता है। तो देखिए यहाँ पे ना उपनिषद है, धर्मशास्त्र है, पुराण है और त्रिपिटक है। अगर आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी तो बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि त्रिपिटक जो है वो गौतम बुद्ध के द्वारा तो नहीं, उनके फॉलोवर के द्वारा लिखी गई पवित्र ग्रंथों में से एक है, और इसमें और भी ग्रंथ हो सकते थे लेकिन अभी त्रिपिटक है, इसलिए इसका आंसर 4 हो सकता है। अब ये बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स होते क्या हैं, तो आपको समझना ये होगा कि बुद्धिज़्म जो था धर्म, उनके स्टूडेंट्स के द्वारा, बुद्धा के स्टूडेंट के द्वारा उनके मरने के बाद, डेथ के बाद चीज़ें लिखी गई थी, जो पवित्र ग्रंथ थे वो लिखे गए थे। त्रिपिटक का मतलब हो गया 3 बास्केट्स, बिकॉज दे वर मेड 3 कैटेगरीज ऑफ टीचिंग्स। त्रिपिटक के अंदर 3 चीज़ों के बारे में बताया गया था, जैसे कि सूत पिटक, उसके बाद विनया, उसके बाद अभिधम्मा। तो ऐसी चीज़ें जो थी वो 3 बास्केट जो थी वो त्रिपिटक के अंदर थी, जो पूरी तरीके से बताने की कोशिश करते थे कि जो अलग अलग धर्म है उनकी टीचिंग्स क्या होती है, हमें किस तरीके से किन चीज़ों को मानना चाहिए, वो सारी चीज़ें त्रिपिटक के अंदर हमें देखने को मिलती है, जो कहीं ना कहीं बुद्धिज़्म के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट धर्म ग्रंथों में से एक आता है। सो दैट इज़ वाई इसका आंसर जो है वो 4th है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर ले भाई, ये क्वेश्चन मेरे को भी बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा था कि चरक और सुश्रुत जो बोलते हैं इन्हें, वो जो है कौन, मतलब इनका संबंध किससे था। तो भाई चरक और सुश्रुत, सुश्रुत बोलते हैं इन्हें। चरका इंग्लिश में लिखा हुआ है चराका, और सुश्रुता लिखा हुआ है, ए हम एक्स्ट्रा लगाते हैं, जैसे हम शिव बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में हम शिवा लिखते हैं, हम राम बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में हम रामा लिखते हैं, है ना। तो ऐसे ही हिंदी में चरक लिखा हुआ है लेकिन हिंदी में चराका लिखा हुआ है, सुश्रुत लिखा है इसमें सुश्रुता लिखा हुआ है, लेकिन तो वो ज़्यादा आप टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन आपको बताना है कि इनके द्वारा ये किससे रिलेट है, ये किससे संबंधित है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारी इतिहास के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये लोग किससे रिलेट करते थे। तो क्या ये विज्ञान से रिलेट करते थे, गणित से रिलेट करते थे, आयुर्वेद से रिलेट करते थे, या क्रोकरी दैट मीन्स शास्त्रों से रिलेट करते थे। तो सही मायने में इसका आंसर है आयुर्वेद से रिलेट करते थे ये लोग। अब ये आयुर्वेद से रिलेट क्यों करते थे, आप देख सकते हैं, मैंने इसको ढूंढा था। ये एक गोल्डन एज था जिस टाइम पीरियड पे चरक और सुश्रुत जैसे लोग हमारे भारत के अंदर इंडियन मेडिसिन के अंदर बहुत फेमस हुए थे। चरक जो थे वो एक फिजिशियन माने गए थे, और सुश्रुत जो थे वो एक सर्जन माने गए थे, और उन्होंने उस टाइम पीरियड पे देख सकते हो 1000 CE लिखा है, दैट मीन्स AD के टाइम पीरियड में इन्होंने उस टाइम पीरियड पे अलग अलग टाइप की मेडिसिन को खोजा था, उनका इलाज कैसे होता है वो खोजा था। दैट इज़ वाई दे आर द फेमस इन आर इंडियन गोल्डन पीरियड टाइम। इंडियन मेडिसिन के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल था। आयुर्वेद शुरुआत समय में हमारे पास था, उसका ज्ञान हमारे पास था, जिनमें से ये दोनों व्यक्ति बहुत ही फेमस थे। सो दैट इज़ वाई इसका आंसर जो है वो 3rd है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, महाभारत में 2 दल थे, और दोनों दल जो थे कौन से वंश से बिलोंग करते थे। कौरव थे और पांडव थे, दोनों ही किस वंश से बिलोंग करते थे, सूर्य वंश से, चंद्र वंश से, या कुरु वंश से। तो आप देख सकते हैं बच्चे से कुरु वंश लगाते हैं, लेकिन इसका चंद्र वंश जो है इससे बिलोंग करते थे, ठीक है ना। अब 2 दल कौन से थे, जिन्होंने हमारी वीडियो देखी है वो बहुत अच्छी तरीके से पता कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग MCQ क्वेश्चंस देखते रहना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते रहना चाहते हैं, नोट्स चाहिए अगर आपको गाइड या सैम्पल पेपर चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप देख सकते हैं वहाँ से, और आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे क्वेश्चंस का, या आपकी कुछ और डिमांड या सजेशन है वो भी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर ले,
महाभारत एक सही तरीके से क्रिटिकल वर्जन है जो प्रिपेयर्ड करा गया था बहुत अलग अलग तरीके से। तो सही मायने में बताना है कि ये प्रिपेयर हुआ कब था, ठीक है ना। महाभारत को बहुत लंबा समय लगा था। कितना समय लगा था, हाउ मैनी टाइम टू क्रिएट द महाभारत क्रिटिकल वर्जन, है ना। तो वो आपको बताना है, कमेंट करना है कि कितना टाइम लगा था। लेकिन मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि तैयार कब हो चुका था। इसका सही आंसर 1919 है। 1919 में क्रिटिकल ऑफ महाभारत एडिशन 1919 में तैयार हो चुका था। इसमें लगभग 13,000 पेजेस जो थे वो थे, और अलग अलग जगहों से इनको ढूंढा गया था। संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर्स ने और अलग अलग पंडितों ने, उन सभी लोगों ने बहुत अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करा, और काफ़ी साल स्टडी करने के बाद 1919 के अंदर महाभारत का क्रिटिकल संस्करण जो था तैयार हो पाया 13,000 पेजेस का। अब दोस्तों कितने साल लगे हैं वो आपको कमेंट करना है। तो इसका सही आंसर जो है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर ले। ब्राह्मणी पद्धति जो थी वो 1000 ईसा पूर्व यानी कि बीसी के टाइम पीरियड पे लिखा गया था। ये वही टाइम पीरियड था जो मैंने बताया था कि इंडियन मेडिसिन का टाइम पीरियड था। अब यहाँ पे ब्राह्मणिकल सिस्टम जो था वो प्रचलन, दैट मीन्स फोर्स में कब आया था, है ना, किस वजह से आया था, तो उससे फ़ायदा क्या हो रहा था हमें। तो आप देखेंगे कि ब्राह्मणिकल पद्धति के अंदर ना आप देखेंगे कहीं ना कहीं गोत्रों का वर्गीकरण होना चालू हो गया था। गोत्र के वजह से हमने ब्राह्मणिकल पद्धति देखी थी, और उसमें गोत्र का वर्गीकरण होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो गया था। इसलिए इसका सेकंड आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर ले। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथ जो था संकलन, दैट मीन्स आया कब था, कब अस्तित्व में आया था। असल में धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र एक तरीके के, मैं बोल सकता हूँ, संस्कृत ग्रंथ थे जो शुरुआती समय में किसी भी राजा को अपना साम्राज्य चलाने में मदद करते थे। तो वो अस्तित्व में आए कब थे, तो आप देख सकते हैं 500 बीसी के टाइम पीरियड में अस्तित्व में आए थे। इसका सही आंसर जो है वो आप देख सकते हैं क्या है, सेकंड है। ओके, क्वेश्चन नंबर, अब हम बात कर लेते हैं 10th की। वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्रों का काम क्या होता था। वर्ण व्यवस्था अभी आपने देख लिया, 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्थाएं होती है, लेकिन शूद्रों का उसमें काम क्या होता है अकॉर्डिंग टू धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र। तो शूद्रों का काम मेन होता था वेद पढ़ना, युद्ध लड़ना या व्यापार करना, या तीनों वर्गों की सेवा करना। तो शूद्रों का काम होता है तीनों वर्गों की सेवा करना। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर हम क्या कहते हैं, 4th को टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट की बात अगर हम करें क्वेश्चन नंबर 11 की, कि हस्तिनापुर नामक एक गांव था, उस गांव का उत्खनन जो था किसके द्वारा किया गया था, मतलब किसके द्वारा वो ढूंढा गया था या खोदा गया था। तो उसका सही आंसर 3rd है, बीबी दयाल द्वारा। इन्होंने सबसे पहले हस्तिनापुर को ढूंढा था, जिसे आप ब्रजेश बासी लाल बोलते हैं, ठीक है। तो आप, बहुत ही इनक्रेडिबल स्टोरी है इनकी भी। इन्होंने सबसे पहले हमारे सामने हस्तिनापुर को ढूंढ के दिखाया था। तो इसका आंसर जो है वो 3rd है। अब क्वेश्चन नंबर 12 सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा सिस्टम बताना है, द डायनेस्टी दैट फॉलो द फादर टू सन, ग्रैंडसन टू ग्रैंडसन ईटीसी। दैट मीन्स आपको वह वंश की परंपरा बतानी है जो कोई भी, जैसे मान लीजिए कि कोई ज़मीन का हिस्सा है, यहाँ पे कोई राज कर रहा है, कोई राजा राज कर रहा है, तो आप देखेंगे कि राजा के मरने के बाद उसका सन को मिल जाता है, या ये फादर था तो इसको ये ज़मीन उसके ग्रैंडफादर से मिली। और ये प्रचलन जो था, ये प्रचलन किस चीज़ के नाम से जाना जाता है, दैट मीन्स आप देख सकते हैं मित्रवंशिकता बोलते हैं, पितृवंशिक बोलते हैं, ये ABC या इनमें से कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं इस सिस्टम को हम पुरुष प्रधान समाज बोलते हैं, जिसमें समाज के अंदर पिता के मरने के बाद बच्चे को सारी की सारी चीज़ें मिलती है, बेटी को नहीं मिलती है। और इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, पितृवंशिकता। दैट मीन्स आप हिंदी में आप इंग्लिश में आप इसे दूसरे फॉर्म में बोलते हैं, और इंग्लिश में, हिंदी के अंदर आप इसे पितृवंश बोलते हैं, जिसमें पिता के मरने के बाद बेटे को मिलती है, बेटे को मरने के बाद उसके क्या कहते हैं पुत्र को मिलती है, फिर उसके पुत्र को मरने के बाद उसके पुत्र को मिलती है। और अर्ली टाइम पीरियड में समाज में यही होता आ रहा था। हालांकि इंडिया की अभी भी सोसाइटियों के अंदर ऐसा ही होता है कि ज़मीन का हिस्सा जो होता है, जब प्रॉपर्टी बढ़ती है तो बेटों में ही बढ़ती है, बेटियों में नहीं बढ़ती है, जो बिल्कुल गलत है। तो इसलिए इसका सही आंसर जो है वो 2nd है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर ले। महाभारत को सही मायने में सबसे पहले लिखा किसने था, लेखक कौन थे उसके,
क्या भट्ट सारथी थे, वेद व्यास थे, कालिदास थे, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर वेद व्यास जी थे। शुरुआती समय में वेद व्यास जो थे, महाभारत जो थी उनके द्वारा ही लिखी गई थी, लेकिन वो शुरुआती समय में डर रहे थे। वेद व्यास बोलते हैं कि वो ग्रैंडफादर थे पांडव और कौरव के, और उस टाइम पीरियड पे उन्होंने बताया था कि भाई महाभारत की स्टोरी उन्हें लिखने के लिए कहा गया था, क्योंकि ये लॉन्ग एक एडिशन थी या स्टोरी थी, बहुत कॉम्प्लेक्स थी, इसलिए शुरुआती समय में हेजिटेट हो रहे थे। लेकिन बाद में लॉर्ड गणेशा ने उनकी मदद करी थी महाभारत के इस क्रिटिकल एडिशन को लिखने में, और इस हिसाब से महाभारत जो है एक बहुत ही एपिक स्टोरी है जो वेद व्यास के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका आंसर जो है थर्ड है, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस लिखने हैं तो आप उसे लिख भी सकते हैं, ताकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सके ये। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर ले, संस्कृत ग्रंथ में जाति शब्द का प्रयोग किस लिए होता है? दैट मीन्स कास्ट का यूज़ किस लिए होता है? तो आपको बताना है लार्ज ग्रुप ऑफ बेंडिस्ट, दैट मीन्स बंधुत्व के बड़े समूह के लिए। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि वर्ण व्यवस्था के बारे में जब हमें पता चल जाता है कि 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्थाएं होती है, लेकिन उन 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्थाओं के बाद अगर हमें किसी की वर्ण व्यवस्था के बारे में नहीं पता चलता है तो हम उसे बोलते हैं कि वो इस जाति से बिलोंग करता है। और संस्कृत ग्रंथ के अंदर जाति उन सभी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है जो बड़े समूह के लोग हैं, जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता है ना, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 की बात कर ले, कि आपको बताना है कि विच एस्पेक्ट डू द हिस्टोरियन कंसिडर व्हेन एनालाइजिंग अ बुक। जब हिस्टोरियन किसी भी बुक को पढ़ते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, तो ज़्यादातर वो किन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं? ग्रंथ की भाषा पे फोकस करते हैं, ग्रंथ किस टाइप का है, या ए या बी दोनों, या चौथा इनमें से कोई नहीं? तो सही मायने में जो भी इतिहासकार होते हैं, हिस्टोरियंस होते हैं, वो किसी भी बुक को एनालाइज करते हैं तो बुक की भाषा और बुक का प्रकार दोनों ही देखते हैं। दैट इज़ वाई इसका आंसर जो है वो थर्ड है। ठीक है, जैसे कि क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत तैयार हुआ था तो इतिहासकारों ने उनसे पहले लिखी गई जितनी भी चीज़ें थी उसकी भाषा और वो ग्रंथ किस प्रकार का है उसको बहुत एनालाइज करा और काफ़ी समय के बाद इसको तैयार करा था। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर ले, मनुस्मृति के अनुसार पुरुष के लिए धन अर्जित करने का कौन सा तरीका सबसे सही होता है? मान लीजिए कि विरासत में उसे कोई धन मिलता है, बिल्कुल फादर के द्वारा मिलता है। काम करेगा तो भी क्या कहते हैं उसको मिलता है धन, बिल्कुल सही। जेंटलमैन प्रेजेंट का मतलब होता है कि उसको शादी के बाद भी धन अर्जित होता है। तो ये तीनों ही तरीके मनुस्मृति में पुरुष के लिए धन अर्जित करने का तरीका बिल्कुल सही था, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर ले, शाक लोग रिलेट किससे करते थे? असल में शाक वंश भारत के अंदर जाना माना वंश था जिसने काफ़ी समय तक भारत में राज किया था। तो आपको बताना है कि वो आए कहाँ से थे, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से, दक्षिणी एशिया से, या पश्चिमी एशिया से? ये क्वेश्चन पहले भी आया था, ये क्वेश्चन अभी भी आ गया, ये हमने सेकंड में भी देखा था चैप्टर में। तो सेंट्रल एशिया से ये लोग भारत के अंदर आए थे और इन लोगों को इंडो आर्यंस भी बोला जाता है, इसलिए इसका आंसर जो है फर्स्ट बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर ले कि निम्न में से कौन सा ऐसा राजवंश है जो अपने माता के नाम की वजह से फेमस हुआ था? ऐसी बहुत सी डायनेस्टियाँ थी, लेकिन आपको इनमें से बताना है गुप्ता, शाक, कुषाण या सातवाहन। तो आप देखेंगे सातवाहन डायनेस्टी ऐसी डायनेस्टी है जो अपनी माता की नाम की वजह से फेमस हुई थी, यानी कि उनकी माता के मरने के बाद उनके बेटों को विरासत मिली थी। तो सातवाहन डायनेस्टी इसलिए बहुत फेमस थी, इसका आंसर जो है वो फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, महाभारत जो है गतिशील ग्रंथ बना, क्यों बना, उसकी विशेषता क्या है? तो आपको बतानी है क्योंकि विभिन्न भाषाओं में लिखी गई थी, बिल्कुल सही। इसकी कथाओं पे बहुत दोबारा से सोचा गया था, बिल्कुल सही है। और इनके जितने भी क्या कहते हैं थीम्स के व्यक्ति थे उनको मूर्तियों में दर्शाने की कोशिश करी गई थी, बिल्कुल सही। इसलिए सभी का आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पे, इसलिए फोर्थ इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, यहाँ पे उपदेशमात्मक भाग का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे बताया है कि कहानियों का संग्रह, संतों के वचन या सामाजिक विचार, आचार विचार के मापदंडों का चित्रण, या इनमें से कोई नहीं? तो उपदेशात्मक भाव का मतलब ये हो गया कि समाज के अंदर हो रहे जो भी आचार विचार है
उनके मापदंडों का चित्रण करना, दैट मीन्स उनको बनाना, लोगों के सामने पेश करना, इसलिए इसका आंसर जो है थर्ड है। सो दोस्तों, आर यू हैप्पी विद दिस चैनल? सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप MCQ से खुश हैं, हमारे क्वेश्चन से खुश हैं, हमारे काम से खुश हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमारे मेहनत का फल हमें ज़रूर मिलेगा, बिकॉज इट्स टोटली फ्री फॉर यू। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई सजेशन है, तो कमेंट करिएगा। दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।